टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 की। ये आपका यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये आपका यूनिट का नाम है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हमने कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ रखा है, बीएड, बीटीसी, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, इस तरह से आपने पढ़ रखा है। लेकिन नेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, पहले है प्री नेटल स्टेज। ये यहाँ पर 0 का मतलब है जन्म से पहले की, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था, वो होती है गर्भावस्था, ठीक है। फिर सेकंड है शिशुकाल और शैशवावस्था, इन्फेंसी, ये होती है जन्म लेने से 3 साल तक के बच्चे की, जन्म से 3 साल तक की। फिर बाल्यकाल या बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, ये 4 से 12 वर्ष की होती है, जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड 4 से 6 साल होती है और पोस्ट चाइल्डहुड जो होती है 7 से 12 साल की होती है। फिर आती है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 13 से 19 वर्ष होती है। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष से फिर अंतिम समय तक, मृत्यु प्राप्त होने तक। तो इस तरह से ये सारी स्टेजेस हो गई। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि शिक्षा से क्या संबंध है इन अवस्थाओं का। तो जो औपचारिक शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था से है। तो यहाँ पर ये जो आपकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था है, इसको आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, यहीं पर डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो ये आपको जानना है कि क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के आयाम क्या हैं। तो वो तो स्टेजेस थी। यहाँ पर ये देखिए, शारीरिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक, फिर नैतिक है, और सामाजिक और भाषात्मक विकास। इस तरह से विभिन्न पक्षों में बालक का विकास डिफरेंट स्टेजेस में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 बाय 1 हर स्टेज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए शैशवावस्था है, शैशवकाल, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इस अवस्था में बालक जो है अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, पूर्ण रूप से वो आश्रित रहता है। उसकी जो मसल्स हैं वो इतनी मैच्योर नहीं हो पाती हैं। तो इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है और इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जो सबसे ज़्यादा सीखने की अवस्था है वो कौन सी है? शैशवावस्था है। इसमें नवजात शिशु शैशवकाल की ओर अग्रसर होता है, तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। ये एक इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये हो गया शैशवकाल। अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। ये है 5-6 वर्ष की आयु से लेकर 12-13 वर्ष की आयु तक है। यहाँ से ये जो है विद्यालयी शिक्षा, मतलब 1ली से 6ठी तक की शिक्षा की अवधि है। इसके अंतर्गत क्योंकि हमने पढ़ा ही कि जैसे शैशवावस्था था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है, स्कूल और कॉलेज स्तर की शिक्षा होती है। तो इसके तहत बालक की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और अन्वेषण परक प्रवृत्तियों का अधिक से अधिक अभ्युदय होता है। वो मतलब खोजी प्रवृत्ति का होता है, जानने की उत्सुकता उसमें रहती है, और कल्पनाशीलता, वो चीज़ों को एक्चुअल फॉर्म में नहीं समझ पाता है, कल्पना, उसके अंदर कल्पना की भावना रहती है। अब इसमें जो पूर्व बाल्यकाल और मतलब प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड 2 स्टेजेस बताई थी। तो प्री चाइल्डहुड में देखिए क्या क्या होता है। ये जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, अनुकरण करने की और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण मतलब नकल करने की प्रवृत्ति। बच्चे अपने से बड़ों को जैसा भी काम करते हुए देखते हैं तो वैसा ही वो नकल करते हैं। और बालकों का बाहरी जुड़ाव जो है होने लगता है, मतलब
वो बाहर के लोगों से, जैसे घर परिवार के अलावा भी बाहरी लोगों से उनका संपर्क होता है और उस तरफ वो आकर्षित होते हैं। इसमें जो मुख्य बात होती है वो समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। यहाँ पर जो है इसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। आगे देखते हैं पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज क्या कहती है। ये जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है और इसमें बौद्धिक, नैतिक, बौद्धिक मतलब मेंटल, सामाजिक, कार्य, तर्कशीलता, इन सब का विकास होता है और पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है और बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, समूह में खेलना, क्योंकि क्या होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, ये स्कूली स्टेज होती है। तो इस तरह से समूहों में रहना, और अगर लड़के हैं तो बॉयज़ को ही अपना फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं, लड़कियां हैं तो वो लड़कियों को ही अपना फ्रेंड बनाना पसंद करती हैं। तो इस तरह से इनमें सामूहिक भावना का विकास होता है। अनुशासन और नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण और घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये हो गया पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। तो अब ये जो थी बाल्यावस्था को पियाजे के वर्गीकरण के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो तीसरी स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी संज्ञा दी जाती है बाल्यावस्था को। तो कई बार आपका क्वेश्चन ये भी बनता है। और जो मूर्त संक्रियावस्था उसकी क्या है, जो स्टेज उसकी उम्र क्या होती है 7 से 12 वर्ष की, और यही प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी कही जाती है। इसमें बच्चा अपने परिवेश में घूमता है, खेलता है और अन्य क्रियाएं करता है। तो बाल्यावस्था पियाजे से अगर हम इसको संबंधित करें तो तीसरी स्टेज, जो पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पियाजे की जो है आपको एक कॉग्निटिव स्टेजेस पढ़नी है, तो ये इसमें जो है तीसरी स्टेज जो थी वो बाल्यावस्था से ही संबंधित है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बाल्यावस्था में कैसे विकास होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है। तो बौद्धिक विकास से तात्पर्य है बालक की मानसिक क्षमता में विकास। ये उसके सोचने के ढंग, बोलने और तर्क करने की शैली और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की विधि के माध्यम से जाहिर होता है। यहाँ पर बौद्धिक विकास का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम की वृद्धि पर निर्भर होता है। जैसे जैसे उसका वो डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, तो उसी तरह इसका विकास होता रहता है और उसमें जो और क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ रहती है, पर 20 वर्ष की आयु के आसपास मानसिक विकास रुक जाता है। मतलब पहले तो बहुत तेज़ होगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें रिडक्शन होता है। 20 से 40 वर्ष की आयु के पास मानसिक योग्यताओं का अनुरक्षण बना रहता है और उसमें उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास के लक्षण पाए जाते हैं, मतलब नष्ट होने के लक्षण होते हैं। उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती है, किंतु यह संवेगात्मक, जो इमोशनल और आध्यात्मिक जो है बुद्धि पर यह लागू नहीं होता है। तो इसको हम आगे बुद्धि के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरह से यह बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक विकास को भी यहाँ पर देखिए 2 भागों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है संप्रत्ययों का विकास और द्वितीय है भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, अब तक पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी जो भी आप टीचिंग की या एजुकेशन से संबंधित कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपका ये सामाजिक विकास और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे पक्ष आपने पढ़े होंगे। लेकिन अब क्योंकि नेट में सीधे से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हमको इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पर देखिए संप्रत्ययों का विकास किस तरह से होता है। संप्रत्ययों का और भाषा का विकास हम बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। और बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था को, क्योंकि यही मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संप्रत्ययों का विकास, तो इस तरह से बाल्यावस्था को, जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि पियाजे के वर्गीकरण के अनुसार जो तीसरी स्टेज थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुरूप माना जाता है। इसमें बच्चा अपने परिवेश में घूमता है, खेलता है और क्रियाएं करता है। तो इस तरह से इसमें जो संप्रत्यय निर्माण में जो स्थितियां बनती हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। आगे की स्लाइड में देखिए,
यहाँ पर कौन कौन से जो जब कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं। जैसे पहले है सामान्यीकरण की प्रवृत्ति, जिसमें प्रत्यक्ष परख से संप्रत्यात्मक स्तर की ओर बढ़ा जाता है। सामान्यीकरण की प्रवृत्ति मतलब जैसे बाल्यावस्था में बच्चा कोई चीज़ एक देखता है, उसको ये बता दिया जाता है कि ये जो है ब्लैक कलर का है, ये डॉग है, तो वो उसका सामान्यीकरण कैसे करेगा कि कोई भी जीव को वो अगर ब्लैक कलर का देखेगा जिसके कि हाथ पैर चार हैं, आँख है और मुंह है इस तरह से, तो वो सोचेगा कि ये डॉग ही है, ब्लैक डॉग हमको बताया गया तो ये डॉग है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। फिर सिंबल्स के माध्यम से वो समझने लगता है, जैसे दो सेब और दो सेब, मतलब एग्जाम्पल है 4 सेब, तो बाद में इसी को वो 2+2 एडिशन के फॉर्म में समझ लेता है। अब समय की धारणा, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, इन सब का डेवलपमेंट उसमें हो जाता है, समझने लगता है कि आज क्या होता है, कल क्या है, मतलब टुडे क्या है, यस्टरडे टुमारो, इस तरह से वो समझने लगता है। फिर चौथा पॉइंट है तात्कालिक परिस्थितियों के ना होने पर भी व्यक्तिगत दिलचस्पी के आधार पर विचारों के बारे में तर्क वितर्क करने की क्षमता का उदय होना। ये जो है अगर उस तरह की सिचुएशन नहीं भी है फिर भी वो तर्क वितर्क करता है, डिस्कशन करता है। और इसका जो 5वां पॉइंट है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछा गया था। तो यहाँ पर दूसरे लोगों से बौद्धिक धरातल पर बातचीत कर लेने की शुरुआत। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन था विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति दूसरे के बौद्धिक स्तर पर बात करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मतलब विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति, उसमें अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं दे दी गई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति दूसरे को बौद्धिक स्तर पर बात करना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझने इसीलिए ज़रूरी हैं, ये आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जो जनरल आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी में, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखिए, छठा पॉइंट इसका कहता है अपने, सेल्फ तथा अन्य एवं अपना और पराया में भेद कर लेना। वो अपने बारे में भी जानता है और अपने और पराया में भेद कर लेता है, इतना उसको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। स्वयं डिसीजन ले लेता है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अपनी राय बना लेता है। फिर कुछ मोरल कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज़ के बारे में वो ये चीज़ समझने लगता है कि दया, परोपकार, सहानुभूति, ये सब गुण क्या होते हैं और उसके अंदर ये डेवलप होते हैं। 9th है इसका व्यापक दायरे में सोचने की योग्यता का विकास। वो चीज़ों को एक ब्रॉड लेवल पे सोच सकता है। आगे है समस्या की जड़ में जाकर उसकी पहचान कर लेने की प्रवृत्ति। ठीक है, और फिर है लास्ट है इसका नॉर्म्स को चुनौती देना, हर चीज़ को वैसा ही ना मान लेना। अब उसमें क्यों है, डिस्कशन वो कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसको बता दिया जाए वैसा ही मान ले, अपने भी अनुसार वो उसको मोल्ड कर सकता है, बता सकता है कि सही गलत क्या है। अब दूसरा था लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट था। फिर लैंग्वेज का, अब लैंग्वेज क्या होता है, एक अर्जित व्यवहार होता है जिसे सीखा जाता है। और सीखता कैसे है बच्चा, अपने शिक्षक से, माता पिता से और पड़ोसियों के संपर्क में आके। अब बाल्यावस्था में भाषा विकास के दौरान कौन कौन सी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं, तो पहला है शब्दावली का विस्तार होता है। इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के शब्द शामिल होते हैं। बालक पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम सूचक, ये सारे शब्द सीख लेता है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरों द्वारा बोली हुई भाषा का उसको ज्ञान होता है, अवबोध होता है, कॉम्प्रिहेंशन, जिससे वो अपने शिक्षकों, साथियों, अन्य लोगों की बातों को समझने लगता है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी किसमें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में। थर्ड पॉइंट है सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य निर्माण। इसमें बालक अपनी भाषा में स्वयं वाक्य बनाने लगता है। पहले तो वो छोटे छोटे शब्दों में बात करता है, अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है, उसके बाद उसको कंबाइंड करके अपना एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता है। और इस तरह से वो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। सामान्य, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का प्रयोग भी अनुसार करने लगता है। भाषा में उच्चारण करता है, स्ट्रेस और इंटोनेशन, मतलब उतार चढ़ाव, कहाँ पे तेज़ बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है, कितना बोलना है, ये सब उसको
समझने लगता है, इन विशेषताओं को वो जानने लगता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट लैंग्वेज में हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक विकास किस तरह होता है। विद्यालय में समंजन, सामाजिक विकास के अंतर्गत विद्यालय में समंजन, क्योंकि विद्यालय जाने की अवस्था ही होती है, स्कूलिंग स्टेज होती है, तो यहाँ पर विद्यालय जाने लगता है बालक और छात्रों के साथ सहयोगात्मक संपर्क बनाता है, उनके साथ खेलता है, बैठता उठता है, तो इस तरह से सहयोगी भावना उसमें डेवलप होती है। और जब कभी परेशानी आती है तो क्या होता है, वो शिक्षक के पास जाता है, उसको पता है कि मेरी यहाँ सुरक्षा हो सकती है, मुझे टीचर से अपने मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अभिभावकों या माँ बाप से हटने की प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साथियों के संपर्क में ज़्यादा रहता है, स्कूल जाता है और अब उनका अपने जो साथ के पीयर ग्रुप्स के लोग हैं उनके साथ रहना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर गैंग स्टेज आती है, इसमें भी वही है, 8 से 11 वर्ष की स्टेज होती है और इसमें बच्चा अपना एक अलग ग्रुप बनाता है, अपने ही साथी वर्ग के लोग होते हैं उसमें। फिर है नकार वृत्ति की अवस्था, पीरियड ऑफ नेगेटिविज्म। इसमें बालक में मना करने की प्रवृत्ति आ जाती है, अगर कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है तो वो उसका विरोध कर सकता है, मना कर सकता है। 5वां है चरित्र निर्माण और स्थायी भाव का उदय। चरित्र निर्माण की सारी प्रक्रिया इसमें ही शुरू हो जाती है, क्योंकि स्कूल जाने लगता है, बालक समझने लगता है चीज़ों को। और स्थायी भाव से मतलब है जैसे देश प्रेम की भावना होती है, मित्रता और परिवार के लोगों के साथ संबंध, अपने मित्रों के साथ संबंध, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। तो ये हो गए स्थायी भाव। तो ये सामाजिक विकास हो गया। आगे देखिए सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास में क्या होता है, भय। आप लोग जानते ही हैं कि किसी चीज़ से डर होता है, इस मामले में लड़कियों में ज़्यादा डर होता है। आकुलताएँ, वरी, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है इसमें बालक अपने लिए चिंतित होता है, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मेरी परीक्षा कैसे होगी, अगले दिन जाऊँगा तो कहीं लेट ना हो जाऊँ। क्रोध की भावना आती है। ईर्ष्या, अपने साथ के उसके सहपाठी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो उनके साथ ईर्ष्या की भावना, कोई तेज़ निकल गया पढ़ने में, कोई खेलने में तेज़ है, तो ये ईर्ष्या का भावना होता है। खुशी, किसी चीज़ से बहुत खुशी भी हो जाती है उसको, अच्छे अंक आ गए, कोई अच्छा ऐसा रिवॉर्ड मिल गया, इस तरह से उसको खुशी भी होती है। स्नेह, आपस में जिसके साथ उसको अच्छा लगता है तो उसमें स्नेह की भावना होती है, और अगर किसी को नहीं पसंद करता है तो वहाँ पर द्वेष की भावना आ जाती है। किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। तो ये सारे इमोशंस होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं और बच्चे में दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं अब किशोर अवस्था। ये दोनों स्टेज आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कराएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और इसके बाद हम लोग पियाजे की जो है कॉग्निशन प्रोसेस और इसकी जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे। पियाजे के जो है सिद्धांत में वहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो 4 स्टेज हम बिल्कुल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में ना तो बच्चा बाल्यकाल में ही रहता है और ना ही पूरी तरह से प्रौढ़ बन पाता है, तो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड होता है। और इसकी शुरुआत काफ़ी सारे चेंजेस की वजह से होती है, जैसे उसके सेक्स में चेंजेस होता है, जलवायु और पर्यावरण परिस्थितियाँ, जातिगत व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर बालक अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है, किसी से उसकी मैचिंग नहीं होती है, तो इस तरह से उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं और हार्मोनल चेंज होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो किशोरावस्था में आते आते होने लगते हैं। तो इस तरह से जो एक वैज्ञानिक थे हरलॉक, शोध विशेषज्ञ थे, इनके अनुसार किशोर अवस्था 13 से 16 के बीच होती है और 17 से 21 वर्ष तक रहती है। 13 से 16 के बीच प्रारंभ होती है और 17 से 21 वर्ष के बीच रहती है। लेकिन ऐसा कोई एक निश्चित इसका स्केल नहीं है, ये प्लस माइनस थोड़ा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक दृष्टि से किशोरावस्था जो होती है, उपलब्धि, वृद्धि और परिपक्वता, एक मैचुरेशन इस स्टेज में आ जाता है, तो इस सब का सूचक है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रांजिशन काल है जिसमें बाल्यावस्था को छोड़कर व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको संक्रमण काल कहा गया है। स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा भी दी थी, तूफान और संघर्ष की अवस्था को बताया था। यह अक्सर पूछा जाता है, तो मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें आपको सारे जो परिभाषाएं हैं जो आपके पीजीटी वगैरह में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें दे दूंगी, और एक में सारी पुस्तकों के नाम, किस किस ऑथर के कौन से पुस्तक थे, तो ये सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो चैनल पे बने ज़रूर रहिएगा। आगे देखिए, अब किशोरावस्था में भी हम बौद्धिक विकास,
सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास, इसी तरह पूरे इसके भी आयाम पढ़ेंगे। बौद्धिक विकास में देखिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसमें बौद्धिक विकास अपने उच्चतम स्तर की ओर अग्रसर होता है। बौद्धिक विकास की रफ्तार प्राय स्थिर रहती है और किशोरावस्था के अंतिम चरण में वो सीखने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर आकर बच्चा ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा तेज़ी से सीखने की उसमें क्षमता डेवलप होती है। और कंसेप्ट्स के निर्माण की दृष्टि से किशोरावस्था में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की धारणाएं विकसित होती हैं। एक किशोर अपने परिवार के अतिरिक्त विद्यालय, समुदाय और विषयों से संबंधित अनेक धारणाएं सीख लेता है। मूर्त और अमूर्त से मतलब प्रत्यक्ष, या अगर उसको अप्रत्यक्ष है कोई चीज़ तो भी उस बारे में वो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है। लैंग्वेज लर्निंग की दृष्टि से इसमें भाषण, लेख, निबंध, कविता, कहानी, पत्र लेखन, इन सब की स्किल्स डेवलप हो जाती है। इससे क्या होता है, बौद्धिक स्तर पर कम्युनिकेशन लेवल उसका बढ़ जाता है, संप्रेषण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। आगे देखिए, फिर शब्दावली में विस्तार होता है, एक विशेष पहचान बन जाती है। अपने अध्ययन से संबंधित विषयों की शब्दावली के अलावा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उपन्यास, सिनेमा और फिल्म जगत, पत्रिकाओं, प्रतियोगिताओं में ये सब साहित्य के माध्यम से नए ढंग के शब्दों और प्रयोग को सीख लेता है। तो शब्दावली में विस्तार हुआ, मतलब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का अभ्युदय किशोरावस्था में खास महत्व रखता है। उसकी बौद्धिक क्षमता और अचीवमेंट्स के आधार पर यह चीज़ जो है डेवलप होती है कि उसका इस समय मेंटल लेवल क्या है और उसने किन किन चीज़ों में अपनी परफॉर्मेंस उसकी क्या थी और उसने किन चीज़ों को अचीव किया है। इससे उसको अपने व्यवसाय चयन, नेतृत्व ग्रहण, इन सब उपलब्धियों के लिए उसको सहायता मिलती है कि अगर उसको ये पता लग जाता है इस स्टेज तक कि मुझ में ये स्किल्स हैं, तो मुझे आगे कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए या ऐसा कोई कोर्स करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट के जरिए उसको डेवलप होती हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, इस अवस्था में, किशोरावस्था में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चिंतन की क्षमता बढ़ती है। कन्वर्जेंट से क्या मतलब है, बंद कर सोचने की प्रवृत्ति, खाली एक ही डायरेक्शन में सोचना। और जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, किसी मुद्दे पर खुलकर सोच विचार करना। तो ये इसका मेन फैक्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक विकास। यहाँ पर ये 5 पॉइंट हैं, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको जानने ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सोशल डेवलपमेंट, इसमें है इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, तीव्र आत्म अभिज्ञता। इसका ये मतलब होता है, इसका परिणाम ये होता है कि सामाजिक दृष्टि से अपने से बड़ों और प्रौढ़ों की संगति से बचकर एक अपनी दुनिया बना लेता है। उसमें ऐसी एक अवेयरनेस डेवलप हो जाती है कि वो अपने साथ के लोगों के साथ रहना पसंद करता है, ना तो अपने से छोटे ना अपने से बड़। इस तरह से एक अवेयरनेस डेवलप होती है। नायक पूजा, हीरो वर्शिप, इसमें जैसे कि उसका कोई पसंदीदा नेता है, कलाकार है, कवि है, संगीतज्ञ या खिलाड़ी के प्रति एक फीलिंग्स डेवलप होती है और अपने को उसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। तो यही हो गई हीरो वर्शिप। ये अक्सर पूछा जाता है, नायक पूजा या नायक मतलब रोल मॉडल वो किस तरह, किस अवस्था में डेवलप होता है। पीजीटी में या नेट एजुकेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आती है आपकी किशोरावस्था में। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी होता है। मोरल डेवलपमेंट में इसमें आखिर की अवधि, जो किशोरावस्था की आखिरी स्टेज होती है, वो समाज के रीति रिवाजों और प्रचलन को स्वीकार कर लेता है और नैतिकता के प्रति सजग दृष्टिकोण अपनाने लगता है। पहले तो क्या होता है कि वो अपने आचरण का मानदंड विकसित करता है, फिर इनको जो है एक्सेप्ट कर लेता है और ये कोशिश करता है कि समाज में क्या चीज़ें मान्य हैं, क्या स्वीकार करी जाती हैं, क्या अस्वीकार की जाती हैं, मुझे भी उसी के अनुरूप बनना है। धार्मिक आस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस फेथ, अंतिम चरण में ये आस्था जो होती है लुप्त होने लगती है। पहले तो वो क्या होता है, बहुत विकसित होती है यह अवस्था जो है, यह आस्था किशोरावस्था में, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय होता है। इस प्रकार जो आस्था, धार्मिक आस्था थी, उसकी जगह क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाने से उसमें तर्क की भावना आ जाती है। तो धार्मिक आस्था का विकास इस तरह होता है। गुटों या संघों का निर्माण, इसमें भी युवा वर्ग अपना गुट या संघ जो है एक आधार पर निर्मित कर लेता है, जो जिस फील्ड का होता है उसके आधार पर अपना एक एसोसिएशन बना लेता है। इस तरह से उसमें कुछ सामाजिक विकास होते हैं।
सामवेगिक विकास में फिर सामवेगिक विकास की दृष्टि से इसे तूफान और खिंचाव की अवस्था कहा गया है, क्योंकि ऐसे इमोशंस उसमें डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा गया था। और किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये पूछा जाता है कि परिभाषा किससे संबंधित है, तो स्टैनले हॉल से है। अब इसमें क्या होता है, संवेगों में तीव्रता, इंटेंसिटी कैसे डेवलप होती है? तो कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं कि जैसे किशोर या किशोरी हैं, किसी को बहुत अधिक पसंद करते हैं तो उसके प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं, या किसी से घृणा करते हैं तो बिल्कुल भी बात करना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंटेंसिटी इसमें डेवलप होती है। फिर मूडी या इमोशनल होना, वे अपनी मर्जी या तबीयत के अनुसार ही किसी कार्य को करेंगे और उसके विपरीत उनसे कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा एक ऐसे इमोशंस उसमें डेवलप हो जाते हैं। संवेगों पे कम नियंत्रण, अब उसमें ऐसा होता है कि नियंत्रण नहीं रह पाता है। अगर उसे हंसी आएगी तो तुरंत ही हंसी पड़ेंगे, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें दुख की अवस्था है तो वो तुरंत उनको रोना आ जाता है। गुस्से में कई बार क्या होता है, तोड़ फोड़, मौन या चुप्पी भी साध लेते हैं। कई बच्चे ऐसा होता है कि काफ़ी जो है एग्रेसिव रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं, तो उनको अपना कंट्रोल नहीं रह जाता है, वो ऐसी कुछ सिचुएशंस करने लगते हैं। फिर क्या होता है, संवेगों की अभिव्यक्ति में समरूपता का अभाव, कंसिस्टेंसी का अभाव, मतलब कि क्षण भर में प्रसन्न और क्षण भर में अप्रसन्न। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ देर में तो वो खुश हो जाते हैं और कुछ देर में ही वो दुखी हो जाते हैं। और अगर उसके मार्ग में कोई ऐसी बाधा आ रही है, कोई ऐसा रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसमें भी वो गुस्सा होते हैं, अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। तो इस तरह से उसमें कंसिस्टेंसी ऐसा कुछ नहीं रहती है कि ये खुश है तो खुशी बना रहेगा। आइडियलिज्म की ओर, आदर्शवाद की ओर, इसका मतलब हुआ एक आदर्श पुरुष की कल्पना को, मतलब एक ऐसा रोल मॉडल को अपना नायक बना लेते हैं, ऐसा अपना एक रोल मॉडल चुन लेते हैं और उसी के अनुसार अपने को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा उसमें इस समय तक किशोरावस्था आते आते ऐसी भावना विकसित हो जाती है कि मुझे ऐसे ही करना है, इस तरह से ही बनना है। कॉन्फ्लिक्ट इन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा में द्वंद्व, ये किस तरह से होता है कि वो दूसरे पर, मतलब द्वंद्व का मतलब है कि एक तरफ तो वो दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है और दूसरी तरफ ये होता है कि अपने पैर पर खड़ा रहने की भी चेष्टा करता है। तो ऐसा एक द्वंद्व उसमें चलता रहता है कि मैं ऐसा करूं, मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं खुद करूं, या कई बार उसको लगता है अरे नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता हूं, तो वो डिपेंडेंसी भी आ जाती है, क्योंकि ये है ही ट्रांजिशन पीरियड। तो इस तरह से उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव में ये होता है सेंटिमेंट्स, जैसे कि देश प्रेम का स्थायी भाव, समूह निष्ठा, स्वाभिमान, परिवार के प्रति अभिमान, दया भाव और सौंदर्य भाव। इस तरह से अपने मित्रों के प्रति भाव, ऐसे कुछ शिक्षकों के प्रति भाव, सम्मान का भाव, ये सारे कुछ ऐसे स्थायी भाव होते हैं जो इस अवस्था में काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जहाँ से भी क्वेश्चंस आप बनते हैं, इस तरह से आप पूरा देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वहाँ पे हम पियाजे की जो थ्योरी है उसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।